नमस्कार मंडली। कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन और कैसे चल रही है आपकी रियाज? दिस इज द फोर्थ वीक ऑफ आवर vocal fitness guideline project, and I'm here to speak about my fourth guideline. This week I had shared two guidelines, and उसके बारे में तो मैं डेफिनेटली बात करूँगी, but this time I would like to address few questions before I start speaking about the guidelines. That is because पहले concepts जो उसमें कुछ अगर क्वेश्चंस है तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो अच्छा है, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई फर्दर guidelines in a better way. That's what I feel. So I'll address the questions quickly. अच्छा, ये पूछा गया था रिगार्डिंग द ब्रीथिंग कि कोई कोई लोग हैं जिन्होंने मेरी पोस्ट देखने के बाद मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया था दैट वी आर लर्निंग वोकल टेक्निक्स एज वेल एज द वॉइस कल्चर, नॉट ओनली द टेक्निक्स बट द एनाटॉमी एंड वो कैसे होता है एंड ऑल दैट फ्रॉम सम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स. तो उनका कहना यह है कि स्टमक ब्रीदिंग होती ही नहीं है. तो it's only the lungs that fill in air, and excess air pushes the diaphragm, so belly comes out. So I won't deny this. I would accept it कि breathing करने के बाद if you take full breath and start using the full capacity of your lungs, the lungs get expand and they do push the diaphragm and the belly comes out. That is correct. But उसके आगे भी जाके वो जब कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, जैसे लंग इज़ लाइक अ गुब्बारा, इट्स लाइक अ बलून, तो वो जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद स्टिल यू आर सिपिंग इन एयर थ्रू योर नोज, राइट. हम लोग फुल थ्रोटेड और फुल थ्रोटेड गाते हैं और फुल ब्रेथ लेके गाते हैं. हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की जो वॉइस प्रोडक्शन है उसमें तो एक्स्ट्रा और एयर जो है वो स्टमक में जाती है. आई अंडरस्टैंड कि स्टमक में ऐसी कोई इसोफेगस से हवा नीचे जाने के बाद इंटेस्टाइन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लाइक लंग्स दैट दे गेट एक्सपांडेड, एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि वो बहुत सारी हवा पेट में ही जाती है, बट स्टिल एक्सेस एयर गोज इन द स्टमक एंड देन द स्टमक मसल्स आर यूज लाइक अ हारमोनियम का भाता जैसे होता है, हाँ, तो उसकी तरह वो मसल्स काम करते हैं टू पुश दैट एयर विच हैज़ कम इन टू योर स्टमक एज वेल एज इन टू योर लंग्स टू प्रिपेयर फॉर द एक्सेल. दैट्स वॉट द टेक्निक इज. अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स वगैरह सब ठीक है बिकॉज ह्यूमन बॉडी एंड मैकेनिज्म इज़ द सेम, एंड कहीं पे भी कोई भी कैसे भी विचार करे मैकेनिज्म तो एक ही है, तो दे हैव टू कम टू द one final unique conclusion. I understand that. But उनकी जो वॉइस प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है, क्योंकि उनकी जो म्यूज़िक है उसको जो अप्लाइड टेक्निक्स है वो टोटली अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न म्यूज़िक में वो लोग फॉल्सेटो में गाते हैं. तो फॉल्सेटो में गाने के बाद गला जो एक रेंज में एक जगह पर फुल थ्रोटेड या खुली आवाज़ जिसको बोलते हैं चल रहा है, तो एट सर्टन इंटरवल एंड आफ्टर दैट इंटरमिटेंटली वेर एवर दे वॉन्ट टू हिट द हायर नोट्स वो गले की पर्सनैलिटी को ट्विस्ट कर देते हैं, राइट. सो अलग आवाज़ निकलती है. एक ही शरीर से एक ही आइडेंटिटी की नहीं, अलग अलग आइडेंटिटी की आवाज़ें निकलती हैं. जो मिमिक्री की जो आर्ट है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं बट नॉट इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बट इन वेस्टर्न दे डू यूज़ फॉल्सेटो. तो फॉल्सेटो के लिए उनके जो प्रेशर कहाँ से लिया जाता है एंड कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स जिसको वो लोग बोलते हैं, तो एक तो चेस्ट में होती है या तो थ्रोट में या तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, ठीक है. लेकिन हमारा जो फुल थ्रोटेड एक्सेल है उससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट हमेशा यहाँ क्राउन पोर्शन में बना रहता है. सो the technique is totally different. Though the breathing technique is one and the same, the singing technique and the application of voice is totally different. So I have come to the conclusion after studying the voice culture techniques from
Western people reading the books written by musicologists about voice culture, reading the books written by Indian musicologists after they studied Western voice culture about voice culture, and then learning from Drupad maestros like Dagar Sahib. So finally I came to the conclusion कि जो हमारे लिए applicable techniques है वॉइस की, इंडियन क्लासिकल ख्याल स्टाइल, हिंदुस्तानी स्टाइल के लिए, वो इट हैज़ टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ध्रुपद, बिकॉज ख्याल हैज़ कम फ्रॉम ध्रुपद. तो ये तो एक लॉजिकल उसका रीजनिंग है. दूसरा रीजनिंग ये है कि जिन्होंने ये सब, देखिए वॉइस कल्चर के बारे में बोलना बहुत आसान है और उसका मेथोडोलॉजी, टेक्निक सब समझना अच्छा, एकदम सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आसान है सुनने में. लेकिन जब एक्चुअली तानपुरे में बैठ के आप करने जाओ तो जो डिफ़िकल्टीज आती है और उसका जो हल निकलता है, वो जो करता है वही जानता है. जिसने किया है, जिसने खुद डिफ़िकल्टीज महसूस की है. डिफ़िकल्टीज किसको महसूस होती है? जो एक लिमिट तक उसको एक्सप्लोर करने जाता है, फिर आगे की डिफ़िकल्टी, फिर आगे की डिफ़िकल्टी, ऐसा करते हुए एक उनका लॉजिक बिल्डिंग और उसका एक सॉल्यूशन कॉन्क्रीट उसके ऊपर निकलता है. एंड ध्रुपद 19th 20 जनरेशन्स नाउ चल रहा है एंड इट्स स्टिल नॉट अ डाइंग आर्ट. आई वुड से इट्स नॉट अ वोलाटाइल आर्ट इधर, क्योंकि उसका फॉर्म हर जनरेशन में बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, पर्सनल एडिशन होते जाएंगे डेफिनेटली इन एनी आर्ट फॉर्म, लेकिन उसका उनका जो एक बेसिक तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बहुत रिजिड और बहुत कॉन्क्रीट और सॉलिड है. अनलाइक ख्याल इज़ अ वोलाटाइल फॉर्मेट. ये क्यों है? क्योंकि उनके वॉइस टेक्निक्स जो है वो टाइम टेस्टेड है और जिससे उनको निकोप आवाज़ जिसको बोलते हैं वो निकालने के लिए बहुत फ़ायदा होता है. सो वी मस्ट एंड मस्ट ऑल ख्यालिए, ऑल Hindustani classical music singers must only learn and derive their vocal techniques from Dhrupad. This is what I would like to insist. Okay, so now coming back to the guidelines. मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे वीडियोस बहुत छोटे रखूँ, बट देन आई कीप ऑन टेकिंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस को अगर मैं आंसर नहीं करूँगी तो देन देर इज़ नो पॉइंट इन एस्टेब्लिशिंग दिस डायलॉग. It will be just unilateral, so just pardon me if you're getting bored, but I still try and keep my videos shorter. So coming back to the guidelines. अच्छा, इस हफ्ते में मैंने 2 guidelines share किए थे. First was that you should always in your riyaz alternate the humming and akar. Now I'm not going to elaborate about humming. पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें humming के बारे में मैंने बोला है. And second guideline was that don't take false pride in singing on a higher scale and on a faster speed. So ये 2 अलग अलग guidelines है दिखने में, लेकिन उनको इकट्ठा एक टाइम ही आपको उसके ऊपर विचार करने के लिए मैंने शेयर किया. तो बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड. हाउ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, मैंने कोई भी तो सा मानी, चलो लेडीज़ की सा यूजुअली एक यूजुअल फिनोमिनन ये है कि काली 4 काली 5 सफ़ेद 6, ठीक है. अब कोई कोई केसेस में काली 4 से थोड़ी कम होती है, लेकिन लेडीज़ में काली 1 में ही मैं गाती हूँ, ऐसे लोग लता जी, आशा जी अलग ही लोग हैं. मतलब कि उनकी वो नेचुरल स्केल है एंड दैट्स वाई उनकी वो सोनोरस, प्योर और सच्ची रेजोनेटिंग वॉइस उस स्केल में निकलती है. अगर उनको कोई इमिटेट करने जाए उसी स्केल में ताकि वो मीठी आवाज़ मेरी भी गले में आए एंड ऑल दैट, तो वो झूठी आवाज़ आएगी और आती ही है. एंड देन यू कैन नॉट प्रोड्यूस द मैजिक ऑफ द साउंड. तो मैजिक ऑफ द साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर सिंगिंग इन द राइट स्केल. क्लासिकल सिंगर्स में भी होता है कि काली 5 में मैं गाती हूँ, या मैं कभी कभी तो सफ़ेद 7 में भी गाती हूँ. सो ये करने से क्या होगा कि एक टेम्पररीली एक जो सा है बेसिक, जिसको आपने सा माना है, वो हायर फ्रीक्वेंसी, हायर नोट लेने की वजह से ब्राइट दिखेगा, सुनने वालों को अच्छा लगेगा, गाने वालों को भी एलिवेटेड लगेगा कि सब ब्राइट ब्राइट अच्छा साउंड आ रहा है. बट थोड़ी देर के बाद क्या होता है, व्हेन गला कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है, क्योंकि सच्ची सोनोरस और रेजोनेटिंग साउंड अंदर से आती नहीं है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर गाने लगते हैं
और खरज में गाने लगते हैं तो भी खरज के टेक्निक्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आती है अच्छी साउंड, और आपने स्केल भी ऊपर करके रखी है तो नीचे की आवाज़ अच्छी आएगी। लेकिन खरज में कितना गाते हैं हम लोग, उसके बाद जब भी तार सप्तक में जाते हैं तो चिल्लाना चालू हो जाता है नेचुरली, या फिर थोड़ा कंट्रोल करके गाने की कोशिश करो तो झूठी आवाज़ आती है। तो उससे जो एक सुर का जो एक स्पिरिचुअल ऑरा है, या फिर उसकी जो एक टेक्निकलिटीज़ में बोला जाए तो करेक्ट उसकी रेजोनेंस है, आस है, वो तो खुलती नहीं है। एंड देन द बेसिक पर्पज ऑफ इमोटिंग दैट राग इज लॉस्ट इन द क्वेस्ट ऑफ टेकिंग प्राइड कि मैं ऊपर की स्केल में गा रही हूँ, सो इट्स पॉइंटलेस। अनदर थिंग इज, मैं जैसे मदारी होता है तो एंटरटेनर होता है वो भी, तो उस टाइप का एंटरटेनमेंट, चलो क्या है कि ख्याल ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत सारी होने के बावजूद भी नाट्यमयता है, और होनी भी चाहिए। लेकिन तारतम्य भाव जिसको बोलते हैं कि कितनी होनी चाहिए, ये हर एक के लिए अपना अपना एक लॉजिक बिल्डिंग अलग है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। नोबडी कैन कॉन्क्रीटाइज दिस कि सरगम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, आकार ही में गाना चाहिए कि नहीं, कि बिल्कुल आकार में नहीं गाना चाहिए। तो मेरे लिए ये मैं बोलूँगी कि आकार, वॉवेल्स, शब्द, सब जो गमक, तान, जो भी है सब तारतम्य भाव से, और उस राग को उस दिन क्या चाहिए उसको समझ के होना चाहिए, और हर एक आर्टिस्ट यही करने की कोशिश में रहता है। लेकिन स्पेशली व्हेन यू आर यंग एंड गला अच्छे से तैयार करके हाथ में आया है, एंड देन यू आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट परफॉर्मेंस, तो बहुत तानबाजी करने से या बहुत फ्लैशी तान मारने से क्या होता है कि दो तालियां और मिलती हैं ऑडियंस से, और ईगो भी पैम्पर होता है कि वाओ मैंने एकदम क्या फ्लैशी काम किया, चलो ठीक है। और ऑडियंस वाले लोग भी देखते हैं और बोलते हैं अरे कि यंग ब्लड है, अच्छा गा रहा है। बट इसका अगर रियाज में बैलेंस कम हो जाए, या फिर गला तैयार नहीं है फिर भी आप स्पीड के पीछे लगे हो, तो देन देर इज़ अ डिज़ास्टर। बिकॉज नीचे से जो तान, जब मैं तान के बारे में बोलूँगी तब ये बोलने ही वाली हूँ, बट आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट राइट नाउ कि नीचे से जो आनी चाहिए गले की आस और एयर का थ्रो, वो तान में हर सुर को वैसे ही बरकरार रखना चाहिए, वो फिर होता नहीं है, और ऊपर से ही आती है आवाज़ तान में, और फिर एकदम नॉइजी और आस जैसे कट होते हुए ऐसी तान आती है, तो जबड़े की मूवमेंट्स अलग से कुछ हो जाती है, एंड इट्स नॉट नीदर इट्स प्रेजेंटेबल नॉर वो कान को सुनने के लिए सुकून देती है तान। तो ये सब चीज़ों के पीछे लगने से कुछ हासिल नहीं है। अब ये गाइडलाइन मैंने दूसरे गाइडलाइन के साथ ये हफ्ते में जोड़ी थी। तो मेरी दूसरी गाइडलाइन ये थी कि आकार और हमिंग को अल्टरनेट रियाज में लें। अब ये दो जोड़ने का कारण ये था कि अगर मेरा बेसिक में सा ही मैंने अलग चुना है या गलत चुना है जो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं कितना भी आकार और हमिंग अलग अलग क्यों ना करूं, जब मैं पूरी की पूरी ऑक्टेव करने लगूंगी या 2 सप्तक 2.5 तक जाने लगूंगी, तो मेरे आकार और हमिंग की जो अल्टरनेट वाली रियाज है वो उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो बेसिक सा चुनी है वही गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट, राइट। तो कैसे चेक करें कि मुझे कौन सी सा मेरे लिए सही है? तो जो सा में आप मैक्सिमम नीचे खरज में और मैक्सिमम ऊपर तार सप्तक तक बिना गले को ट्विस्ट किए अच्छे से मैक्सिमम एक ही प्रकृति आवाज़ के रखते हुए जा सकते हो, घूम सकते हो, वो सा आपकी। तो ऐसे बहुत वंस इन वाइल होता है कि जैसे कुमार जी थे तो उनकी हायर पिच थी, या गंगूबाई जी थे उनकी लोअर पिच थी। तो ये SOS उन लोगों के लिए किसी किसी के लिए ऐसे हो सकता है कि अलग स्वर थी, उनकी सा अलग थी, बट ऑन एन एवरेज काली एक काली दो में जेंट्स गाते हैं, उसके आगे पीछे सफ़ेद नोट्स जो भी है, या लेडीज़ के लिए काली 4 काली 5 सफ़ेद 6 सफ़ेद वाटर थोड़ा नीचे तो अगर मेरी सफ़ेद 6 है तो
सा आ आ फिर वैसे ऊपर आ आ आ आ तो करके देखो कि कहाँ तक मुझे मिनिमम कष्ट के साथ नीचे और ऊपर मैक्सिमम जाने को इजी हो रहा है। वो मेरी स्केल है। नाउ आकार एंड हमिंग ऑल्टरनेट करना है। मतलब क्या करना है? जैसे हम, ठीक है, हमिंग चालू क्या? हम करते जाओ, रिलैक्स, सेटल हो जाओ उसमें। फिर आ आ आ अभी आकार जो है ना वो पहले फिर गाते गाते थोड़ी थोड़े मुंह खोल के ऐसे नहीं होती है। पहले आ सेट करो मुंह में, पहले प्रोजेक्शन और स्टांस एंड देन वॉइस प्रोडक्शन। ये रियाज है ना ऑल्टरनेट हमिंग और आकार, इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के कुछ लोगों की ऐसी रियाज मैंने देखी है, वो गलत है, वो बिल्कुल मत करना। कैसे है मैं अभी दिखा रही हूँ। लाइक दैट। वॉल्यूम और आकार कम जास्ती करो, ऐसा भी कोई कोई रियाज करते हैं। तो वॉल्यूम कम जास्ती ऐसे नहीं करना है। वॉल्यूम सूक्ष्म रूप के रियाज में जितना वो इंट्यूटिवली आता है, वॉल्यूम कि ऊपर के नोट्स में कितना खोलना है, एक्सप्रेशन कैसे जा रहा है। पंचम अलग तरीके से मैं समझो बुक में गा रही हूँ, फिर उसके बाद दैवत के जाने के लिए प के आसपास ज़मीन बना रही हो तो प और असर्टिव कैसे आना चाहिए। ये सब इमोशंस के जब खेल चलते रहते हैं तो इंट्यूटिवली वॉल्यूम एम्बॉस्ड इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो आता है। उसके लिए गला तैयार रहना चाहिए। वो सूक्ष्म और स्थूल रूप की रियाज ये गाइडलाइन में मैं बताऊंगी, अभी नहीं। लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ वॉल्यूम का रियाज वगैरह कुछ होता नहीं है। रियाज हमिंग और आकार का होता है। उसका सही इंटरप्रिटेशन आप समझ लो, ये है हम जैसे बोला था। फिर वर्टिकल थ्रो खुलता है, कफ आ जाती है, सब साफ हो जाता है। हाँ ठीक है, सेटल हो गए। उसके बाद फिर आकार। तो आकार में हॉरिजॉन्टल साउंड की मूवमेंट आप महसूस करोगे। वर्टिकल तो चल ही रही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलेगी तो यहाँ से झूठी आवाज़ निकलेगी। और वो ना हो, झूठी आवाज़ ना निकले, ब्रॉड की आप उच्चारण को आकार से फिर भी, और नीचे से एक उसकी हमिंग की जो वर्टिकल थ्रो है हवा की, वो अंदर आकार में भी बनी रहे। आकार खुली और हल्की हवा के ऊपर तैरती हुई महसूस हो, जड़ और गले से नहीं हो। ये बैलेंस रखने के लिए हमिंग और आकार का अल्टरनेट रियाज होना चाहिए, ना कि ये वॉल्यूम के खेल करने के लिए। तो कैसे ऐसे नहीं करना है। मैं बता रही हूँ कि उसके पेट में, आकार के पेट में हमिंग वाली साउंड कैसे चलनी चाहिए। ये आकार बनी रहनी चाहिए, ना कि आकार के रियाज खुली आवाज में गाओ बेटा, गला चुरा के मत गाओ। गुरु बोलता है तो बच्चा चिल्लाने लगता है।
तो चिल्लाना और खुली आवाज़ में गाना, इसका डिफरेंस समझ में आने के लिए हमिंग और आकार ऑल्टरनेटली रियाज में बीच बीच में स्वर साधना में लेने चाहिए, ताकि मैं चिल्ला तो नहीं रही हूँ, ताम मैं यहाँ से तो नहीं गा रही हूँ और आकार नहीं गाई, सिर्फ हमिंग करते रहे तो सिर्फ फिर आप मीठा मीठा सुर लगाते रहोगे, लेकिन एक फुल थ्रोटेड जो वॉइस का प्रोडक्शन है और प्रोजेक्शन है वो आएगा नहीं। तो यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। तो नहीं तो चिल्लाने लगोगे तो जैसे मैंने पहली गाइडलाइन में बोला था, गला पकड़ते टाइम झटका, उसको छोड़ते टाइम भी झटका, आए आ से डबल का धक्का, या फिर छोड़ते टाइम कोई तो आ बोलता है, कोई ए बोलता है, कोई आ बोलता है, और कोई खुली। ये तीन चीज़ें तो जल्दी जल्दी समझ में आती है, ओवल, अनुनासिक और फ्लैट आकार। तो उसको खुला करने के चक्कर में चिल्लाने लगते हैं, वो ना हो और नीचे की आवाज़ बरकरार रहे, बनी रहे, इसलिए हमिंग और आकार रियाज में ऑल्टरनेट लेना है और ये अपनी करेक्ट स्केल में करना है। ऐसे झटका नहीं, ऊपर से नहीं, ऐसे 3-4 फ्रेजेस गाए। मैं ब्रीफली बता रही हूँ, लेकिन एक 5-10 मिनट भूख के फ्रेजेस खरज में, मध्य सप्तक में गाए, 10 मिनट गाए अच्छे से, फिर हमिंग। अब मैं डबल की धक्का गायकी के तहत लगा रही हूँ, हैबिट के तहत नहीं, मुझे लगाना है इसलिए। गले के हाथ में मैं नहीं जा रही हूँ, मैं मेरा गला हाथ में ले रही हूँ। ऐसे 5-10 मिनट यू डू हमिंग, देन अगेन यू शिफ्ट टू आकार। नहीं तो क्या हो जाएगा, और फिर मोटा मोटा, बंद बंद भी नहीं और मोटा मोटा भी नहीं, खुला और हल्का गाना है। इसीलिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साउंड की जो प्रेशर है वो बनी रहने के लिए हमिंग और आकार को अल्टरनेट करना रियाज में, स्वर साधना में। ये मेरा था उसका और एक गाइडलाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है। सो जो रियाज में रहते हैं, जिनको एक्चुअली डिफ़िकल्टीज आते हैं, जिन्होंने ये सब डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं, वही ये चीज़ें समझ सकते हैं। जो सिर्फ गाने के रियाज में नहीं है, लेकिन ऐसा ही इंटरेस्ट पैदा हुआ है इसलिए वीडियोस देख रहे हैं, उनको शायद ये चीज़ें इन डिटेल, इन डेप्थ समझ में ना आए। बट इफ़ यू स्टार्ट ट्राइंग दिस बाय सिटिंग विथ योर तानपुरा, तो बिल्कुल आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो आपको इस बारे में और कोई भी क्वेश्चंस हो
तो बिना झिझक बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इनबॉक्स करिए या फिर मैसेज करिए, एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस विथ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. So I wish you a very healthy, happy, musical week ahead, and बहुत अच्छे से रियाज करो and spend quality time with your music and with your family, and see you all next week, next Thursday, and I'll post my fifth guideline tomorrow, and then I'll speak about it on coming Thursday. So मिलते हैं.